इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे बिहार की सियासत की। महागठबंधन में मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। बिहार असेंबली चुनाव का नजारा धीरे धीरे अब साफ हो गया है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनाव में बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं, लेकिन 12 सीटों को लेकर महागठबंधन में फंसा पेच सुलझने का नाम नहीं ले रहा है और इसको सुलझाने की पहल आज भी जारी है। कांग्रेस की ओर से हनुमान की भूमिका में अशोक गहलोत पटना पहुंचकर सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से मिलने के बाद वे राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से भी मिल रहे हैं। तेजस्वी यादव कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ तय होने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन नेता और नीति को लेकर सवाल जस का तस बना हुआ है। इस बीच तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की रोजगार योजना की लोकप्रियता कम करने के लिए जीविका दीदियों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। पक्की सरकारी नौकरी के साथ 30,000 रुपए का वेतन, जबकि नीतीश सरकार ने जीविका दीदी को 10,000 रुपए की पहली किश्त का भुगतान कर दिया है। तेजस्वी की मां योजना में मकान, अन्न और आमदनी की गारंटी दी गई है। माई बहन योजना में 2,500 रुपए प्रति महीना सरकार बनने पर दिया जाएगा, यानी जनता सरकार बनाए और घर में बैठे नौकरी पाले। कांग्रेस पार्टी ने अपने 61 उम्मीदवार उतारकर अन्य सहयोगी दलों के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है। 13 सीटों पर फंसे पेच सुलझाने आए अशोक गहलोत ने कहा है कि 5-10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट स्वाभाविक है। रोचक बात यह है कि राजद और कांग्रेस पार्टी खुद 7 सीटों पर सीधी लड़ाई में है। 4 सीटों पर वाम दल कांग्रेस से जूझ रहे हैं, यानी गठबंधन के नेता जमीन पर एक दूसरे से उलझे हुए हैं, लेकिन दावा सब ठीक है का किया जा रहा है। उधर एनडीए गठबंधन ने सभी सीटों पर सहमति से चुनाव लड़ने का संकल्प जमीन पर उतार दिया है। इसके साथ ही बागी उम्मीदवारों को मैदान से हटाकर एनडीए प्रत्याशियों की जीत को आसान बनाया गया है। एनडीए बनाम इंडी गठबंधन में सीधी लड़ाई के बीच प्रशांत किशोर और जन सुराज और ओवैसी की एआईएमआईएम भी दोनों गठबंधनों को कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प बना सकता है। और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, जो महागठबंधन में समझौता कराने के लिए पटना पहुंचे हैं, उनका कहना है कि आने वाले दिनों में सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। गठबंधन में 5-10 सीटों पर नई बात नहीं है। किसी भी प्रदेश में अगर अलायंस होगा तो हो सकता है कुछ सीटों पर बहुत ज्यादा ही आ गया। ऐसा आ गया जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, गठबंधन का क्या होगा, ऐसी स्थिति है नहीं। तमाम काम बहुत स्मूथली चल रहे हैं। आपको खुद को महसूस होगा 1-2 दिन के अंदर जो भी कंफ्यूजन है तमाम सब स्पष्ट हो जाएंगे। और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि महागठबंधन में आपस में घमासान मचा हुआ है। में चुनावी प्रक्रिया गतिमान है और महागठबंधन में आपस में छिड़ा घमासान है, और वो घमासान इस सीमा तक है कि जो लोग मतदाता सूची सही न बना पाने का स्वांग रचकर भ्रम पैदा कर रहे थे, वो ना अपने गठबंधन दलों की सूची फाइनल कर पाए हैं और ना अपने प्रत्याशियों की सूची फाइनल कर पाए हैं, न साझा घोषणा पत्र बना पाए हैं, न साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए हैं, न साझा सीएम क्या डिप्टी सीएम का भी निर्धारण नहीं कर पाए हैं। और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के उद्घोषणा के बाद तो महागठबंधन को झारखंड से खंड खंड करने का संदेश बहुत स्पष्ट चला गया है।
तो इन सब के बीच जो महागठबंधन में रार जो मची हुई है, उन सब के बीच आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सरकार बनने पर जीविका दीदियों को सरकारी कर्मी बनाने का दर्जा देने की घोषणा की है। उन्होंने दरअसल मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की है और उसके साथ ही साथ जो जीविका दीदियों को नौकरी की बात जो कहकर, जो इससे पहले मुख्यमंत्री जीविका दीदियों की जो बात हो रही थी, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है और हक दिलाना, न्याय करना हमारी जिम्मेवारी है। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। और बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने आरजेडी के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों के जीवन में जो खुशियां आई हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं। वो जो भी घोषणा करते हैं उसमें कोई दम नहीं है, भ्रम फैलाने के लिए है, झूठ बोलने के लिए है। आज जीविका दीदी के जीवन में और उनके परिवार में जो खुशियां आई है वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कारण, और आज जीविका दीदी के लिए जितना भारत सरकार और बिहार सरकार की है, 15 वर्षों के शासनकाल में जो राजद कांग्रेस कम्युनिस्ट का राज रहा है, उसमें जीविका दीदी पर क्या किसी पे नहीं सोचा गया। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ नहीं आ पाए तो बिहार को एक साथ क्या रख पाएंगे। गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे, मेरी तो समझ के परे है कि भाई ये लोग कौन सी दुनिया में ये लोग जी रहे हैं। यहाँ पे आज की तारीख में जब दूसरे चरण का नामांकन हो गया है, इस तरीके की बातें करके अपने बिखरे हुए या कोलैप्स गठबंधन के ऊपर जो ये लोग पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, हम जब सरकार में आएंगे, हम जब सरकार में आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। प्रभु आप आइएगा कैसे सरकार में? ऐसा गठबंधन आज तक कभी भारत के राजनीतिक इतिहास में हम लोगों ने नहीं देखा, जहाँ पे घटक दल एक दूसरे के सामने है। दूसरे चरण का और फाइनल नामांकन की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, उसके बावजूद भी अभी भी नहीं पता कि कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है। और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष शर्मा जुड़े हुए हैं। पीयूष जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ उत्पल वल्लभ जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। उत्पल जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही साथ मधुरेश नारायण पटना से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मधुरेश, सबसे पहले आपके पास आएंगे ताज़ा अपडेट्स के लिए। क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, क्या रंग आप हमको दिखाएंगे? और साथ ही साथ जब ये देखा जा रहा है कि नाम वापसी में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है और ऐसे में ये जो आमने सामने की जो टक्कर है, यानी कि जो महागठबंधन में है, उसको कुछ कम करने के प्रयास जारी हैं? क्या कुछ हो रहा है उस एंड पे? रंग पूरी तरीके से ले चुका है। एक तरफ एनडीए खेमे ने अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार खुद प्रचार अभियान में निकल चुके हैं। आज उन्होंने 2 बड़ी रैलियां की हैं, एक गोपालगंज में और दूसरा गोपालगंज के कटिया में की और दूसरा सिवान के आसपास में किया है। तो ये पूरी तरीके से जो एनडीए है वो तैयार दिख रही है। समय पे शीट शेयरिंग हुई, समय पे नामांकन हुआ और अब कुछ ऐसे कैंडिडेट भी थे, कुछ ऐसे नेता भी थे जिनका मनमुटाव था टिकट बंटवारे को लेकर, लेकिन अल्टीमेटली वो सब सेटल कर लिया गया और एनडीए में सब कुछ इंटैक्ट दिख रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो कल नाम वापसी का आखिरी दिन है और अभी तक बैठकों का दौर चल रहा है, जो कि ये बता रहा है कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वही तय नहीं हो पाया और अभी भी जो नेता हैं उनके कई नेता नाराज चल रहे हैं। अगर बात की जाए कुटुंबा सीट की, जहां से राजेश राम जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं
वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे आरजेडी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था। हालांकि बाद में मान मनोवर का दौर चला और आरजेडी उम्मीदवार अब वहां से अपना नाम वापस कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लगभग 1 दर्जन के आसपास ऐसी सीट है जहां पर मान मनोवर करने की जरूरत पड़ रही है, सीपीआईएम के लिए भी, राजद के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। तो ये आमने सामने जो महागठबंधन की पार्टियां खुद खड़ी हो गई हैं, इसका जो असर है वो निश्चित रूप से वोटर्स पे भी पड़ रहा है। वोटर्स भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये गठबंधन कैसा गठबंधन है जब पार्टियां खुद आमने सामने खड़ी हो गई हैं। दूसरी तरफ जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो ग्राउंड लेवल पर लोगों को मोटिवेट करते हैं वोटिंग के लिए, वो भी असमंजस की स्थिति में पड़ गए हैं, क्योंकि इस बड़े सवाल का जवाब देना उनके लिए भी संभव नहीं हो पा रहा है। हालांकि पटना में अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और बैठकों का जो दौर है वो चल रहा है और उनके तरफ से दावा किया जा रहा है कि कल जब संयुक्त प्रेस वार्ता की जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी ठीक है, तो निश्चित तौर पर यह देखना दिलचस्प होगा कल की प्रेस वार्ता में कैसे ठीक होता है। लगातार जो वादे और दावे किए जा रहे हैं। विनोद जी, आपने देखा है कि इन तमाम जो महागठबंधन में आपस में जो पेंच फंसा हुआ है, उसके अलावा आज आपने देखा कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने, अब नौकरियों की बहार है और खासतौर पर सरकारी नौकरियों की, अब जीविका दीदी को भी उन्होंने कहा है कि सरकारी नौकरी होगी, 30,000 रुपए का वेतन मिलेगा। कैसे सब संभव होगा, ये कैसे देखते हैं इसको? निखिल, जब आप कहते हैं कि ये पेच फंसा हुआ है तो मुझे लगता है कि अभी आरजेडी के उत्पल जी हैं, वो थोड़ी देर बाद कहेंगे कि ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है जी। तो बिहार का चुनाव जो है वो अपने आप में एक दिलचस्प है और दिलचस्प नज़ारा जो है वो लोग बनाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी बहुत देर से रिस्पॉन्ड करते हैं, वो समझते हैं कि वो कहाँ वो चूक कर रहे हैं। और ये महागठबंधन की ये समस्या है, महागठबंधन की अपनी समस्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि महागठबंधन की इस आपसी खींचातान को देख के जनता कुछ अलग से राय बना लेगी। जनता को जो राय बनानी होती है वो बना चुकी होती है। ये जो नुरा कुश्ती आप देख रहे हैं, इस नुरा कुश्ती का साफ साफ ईगो प्रॉब्लम मैं देख पा रहा हूँ। ये साफ साफ ईगो है कुछ नेताओं का, ये नेताओं का ईगो है नीति को लेके और नेता को लेके। आज आप देखिए कि खुद अशोक गहलोत को दिल्ली से पटना आना पड़ा है और वो तेजस्वी यादव से पहली मुलाकात करते हैं, उसके बाद फिर वो लालू यादव से मुलाकात करते हैं जो आरजेडी के सुप्रीमो हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अपनी राय बनाते हैं। तो सवाल ये है कि ये ईगो जब आपके इतनी इसमें आप सामने देख रहे हैं कि वो कृष्णा अलूरी जो अब तक के वहाँ के कांग्रेस के इंचार्ज रहे हैं, बात तो वहां भी हो सकती थी लेकिन अशोक गहलोत को आना पड़ा। बात तो तेजस्वी से भी हो सकती थी लेकिन लालू यादव से बात होनी पड़ी है। तो इसका मतलब है कि जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो कोऑर्डिनेशन महागठबंधन में मिसिंग है। और ये मिसिंग के कारण ये है कि इसमें आपने अपने स्क्रिप्ट अभी अपनी रिपोर्ट में बताया नेता और नीति की। तो ये आज जब सवाल ये आ रहा है कि कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान होगा कि तेजस्वी महागठबंधन के नेता के एक रूप में वही एक चेहरा होंगे, तो भाई साहब ये इलेक्शन के तो अब चुनाव के मुश्किल से 1-2 हफ्ते हो गए हैं। तो ये हुजूर जो आते आते बहुत देर कर दी है, इसका नतीजा क्या होगा वो 6 और 11 आपको 11 को पता चलेगा। ठीक बात है। तो इस पर मैं चाहूँगा उत्पल जी रिस्पॉन्ड करें। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, आखिर जब ये सारी चीज़ें सुलझने की बात आप लोग कह रहे हैं कल तक सब सुलझ जाएगा, तो पहले ही क्यों नहीं सुलझा लिया था? क्या कहीं दिक्कत, आखिर पेच कहाँ फंसा था? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये चुनाव जो है ना बिहार के लोग लड़ रहे हैं, तो बिहार के लोगों के लिए जो सरकार अभी है वर्तमान में वो क्या कर रही है, क्या किया अभी तक, ये इसकी बात करना है। और हम आएंगे तो क्या करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि अभी जो सत्ता शासन में बैठे लोग हैं, वो जो शीर्ष पे बैठे मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री बनने योग्य है नहीं है। उनकी हरकतों को देखिए, जिनको आप चेहरा बनाकर भेजे हैं। और यहाँ चेहरा के बारे में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिहार की जनता स्पष्ट रूप से जान रही है कि हम अगले मुख्यमंत्री के तौर पे कौन चेहरा होंगे और कौन बनने जा रहे हैं महागठबंधन के तरफ से। तो इसको घोषणा कर दिया होता, आप इसमें जो भी सोचिए, इस बात की घोषणा कर दी होती सर, कोई इस बात की घोषणा कर दी होती, कांग्रेस से भी करा देते। जब बिहार की जनता को पता है, सबको पता है, तो घोषणा करा दी होती पहले। इतना दिन का इंतजार क्यों था? नहीं, देखिए मैं बता रहा हूं आपको ना, मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता हूं। मैं तो कह ही रहा हूं कि तेजस्वी जी हमारे चेहरा है, लेकिन जब गठबंधन के लोग बैठेंगे तो ये भी हो जाएगा। आप इसकी चिंता मत कीजिए, चिंता बिहार की करनी है। मूल चिंता है, बिहार की चिंता है
जो अभी जो आप जो देखे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है और ऐसे चेहरा जो पहले ही से लोग नकार चुके हैं बिहार के लोग, उनको फिर आप थोप रहे हैं, ये मूल समस्या बिहार की है। और इस मूल समस्या से बिहार को निकालने के लिए जो 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 मगजमारी यहाँ की जा रही है गठबंधन के तरफ से, वो पर्याप्त एक्सरसाइज है, वो फुल पैकेज के साथ में हम लोग आ रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि देर दुरुस्त की बात है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। पीयूष जी सब कह रहे हैं कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और दरअसल बिहार की जनता इस बार आरजेडी और महागठबंधन की ओर से चुनाव लड़ रही है। हालांकि अभी तक ये इनका गठबंधन मुख्यमंत्री पद का चेहरा दे नहीं पाया, जिस आपके मुख्यमंत्री की ये तमाम आलोचना कर रहे हैं, लेकिन अपना इनका मुख्यमंत्री कौन होगा ये आरजेडी तो कह रही है, कांग्रेस इस पर सहमति जता नहीं रही। पूछे ना, अमित शाह जी तो अभी तक कहे कि चुनाव के बाद तय करेंगे। जवाब देता हूं निखिल जी, महागठबंधन पूरी तरह खंड खंड विखंड हो चुका है। तेजस्वी प्रसाद यादव भ्रमित हो चुके हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपनी हार के डर से इस प्रकार के झूठे वादे करने का काम कर रहे हैं। अपनी बात नहीं करने को, अरे सुन लीजिए ना, करते हैं। अरे पहले सुन लीजिए ना, अरे पहले सुन लीजिए ना निखिल जी, एनडीए गठबंधन की नीति, नियत और नेता तीनों स्पष्ट हैं। हमारी नीति है विकास व सुशासन स्थापित करना, और पिछले 20 वर्षों में बिहार, अरे सुनिए ना बिहार की जनता को बताने का काम करना नीति है। अरे बिहार की जनता को पता है, आपकी हर बातों को पता है। अडानी अंबानी की झोली मोदी जी के कहने पे भरवाने का नियत है। अब एक एक करके बोलिए भाई, सारे उत्पल जी एक एक करके बोलिए। उत्पल जी जब आप बोल रहे थे तो कोई और नहीं बोल रहा था, तो क्यों उलझा रहे हैं उनको? अपनी बात कह लीजिए, फिर आप अपनी बात कहिएगा। भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार को कभी नहीं आने देना, यह हमारी स्पष्ट है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव बिहार की एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ने जा रही है और लड़ने का काम कर रही है। जहां महागठबंधन के प्रवक्ता यह बताने का काम करे किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस के किसी प्रवक्ता और किसी नेता ने आज तक अभी तक ये नहीं बताने का काम किया है कि महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, कौन है तेजस्वी प्रसाद यादव। अरे 17 दिनों तक राहुल गांधी तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ बिहार की यात्रा कर। अच्छा सुनिए उत्पल जी, मीडिया ने सुनिए पीयूष जी एक मिनट शांत हो जाइए, पीयूष जी एक मिनट शांत हो जाइए, पीयूष जी एक मिनट शांत हो जाइए। उत्पल जी ये बताइए कि हर सेंटेंस पर, अगर आपके भी हर सेंटेंस पर पीयूष जी जवाब देने लगते तो आप कैसे बोलते? अब मैं देख रहा था कि शायद आप कुछ इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं चुप रहा। आप उनके हर सेंटेंस का जवाब दे रहे हैं, यानी आप उनको बीच में टोक रहे हैं। तो जब आपकी बारी आएगी उनको भी मैं रोकूंगा नहीं, इस बात को ध्यान रखिए। कौन शीर्ष नेता कांग्रेस के सारे लोग कह चुके हैं। अरे मैं समझ गया आपकी सारी बात, आपकी सारी बात समझ गया, लेकिन जब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा, अभी उनको बोलने दीजिए ना। आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा, जितना मन करेगा उतना बोलिएगा। बोलते रहिए नरेंद्र मोदी जी के। ठीक है, जब आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। पीयूष जी बोलिए। ठीक है, झूठ बोलिए, जुमला छोड़िए। निखिल जी ये इनकी बौखलाहट को प्रदर्शित करता है। चुनाव आयोग द्वारा 6 अक्टूबर को चुनाव की तिथि की घोषणा की जाती है। 12 अक्टूबर को एनडीए ने प्रेस वार्ता के माध्यम से, अपने ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिहार की जनता को यह बताने का काम किया कि जनता दल इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और जो एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं इतनी इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। 14 से 15 से 16 तारीखों के बीच हमने 243 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की घोषणा की। 20 तारीख के नामांकन की अंतिम तिथि थी। आप याद कीजिए निखिल जी, 20 तारीख तक राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल बांटने का काम जारी था। तो कहां है अभी तक इनके गठबंधन के नेता मुकेश सहनी जी क्या क्या बयान देने का काम कर रहे हैं? राहुल गांधी से 15 दिन तेजस्वी प्रसाद यादव की कोई बात नहीं हुई। 243 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के नामांकन में एनडीए के केंद्र से लेकर के प्रदेश स्तर तक के नेता जाकर के सहभागिता दिखाने का काम किए। उसके खिलाफ, उसके विपरीत महागठबंधन के 243 विधानसभा क्षेत्रों में एक भी विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन के किसी नेता ने अपने प्रत्याशी के समर्थन में सहभागिता दिखाने का काम नामांकन के अंतिम तिथि तक नहीं करने का काम किया है। यह क्या दर्शाता है? इसके बाद पहली बार बिहार के लोग,
लोकतांत्रिक व्यवस्था में पहली बार 243 विधानसभा क्षेत्रों के में 255 उम्मीदवारों का ऐलान महागठबंधन के नेताओं द्वारा किया गया। यह क्या दर्शाता है? यह आपसी वैमनस्यता को दर्शाता है, एक दूसरे पर जो विश्वास की कमी है उसको प्रदर्शित करता है। देखिए, महागठबंधन के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पूरी तरह घबरा गए हैं, निराश हो चुके हैं। अब उनको यह डर सताने लगा है कि बिहार की जनता ने फिर से 2025 में एनडीए की सरकार को लाने का मन बना चुका है। क्योंकि हमने विकास के मुद्दे पर हम 20 वर्षों में जो हम विकास का कार्य करने का काम ठीक है, जवाब तो ले ले। ठीक है पीयूष जी जवाब ले लेते हैं, पीयूष जी जवाब ले लेते हैं उत्पल जी से। पीयूष जी जवाब ले लेते हैं। ठीक है उत्पल जी, आपने सुना, कह रहे हैं कि भाई आप लोग 243 सीटों पर 255 उम्मीदवार उतार के, ये आपका अविश्वास और वैमनस्यता को दर्शाता। आप उसको कुछ भी उसके लिए कुछ भी कहते रहे कि नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर ऐसा किया है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई मुद्दों की भी आपके पास कमी है, आपके पास मुद्दे नहीं थे, इसलिए आप जीविका दीदी को जो है आपने कहा कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे। पहले ही आप करोड़ों सरकारी नौकरी दे रहे थे, इनको भी सरकारी नौकरी दे देंगे, कैसे संभव होगा ये? आरजेडी के प्रवक्ता का बयान लीजिएगा, इसके बाद जीविका दीदी पर जो तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा झूठे और भ्रम की राजनीति करने का काम किया गया है, उसे भी मैं पर्दाफाश करने का काम करूंगा प्रमाण के साथ। ठीक है सर, आप बोल लेने दीजिए उनको भी, उत्पल जी को। ठीक है, बोलिए बोलिए। मैं जी करूं? हाँ बिल्कुल उत्पल जी, आप ही की बारी है, बोलिए। ठीक है, आप भी सुनिएगा ध्यान से। भाजपा के प्रवक्ता महोदय है, बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पकौड़ा छानने का बाद में सलाह नहीं देने वाला। अब मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता हूं कि आप पूरे टाइम के बीच में इंटरप्ट करते रहे, तो वो नहीं करेंगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उनसे मैं यही कहूंगा कि वो बीच में इंटरवीन ना करें प्लीज। सुने आपको, चलिए बोलिए। ये नॉनसेंस प्रवक्ता, आप सुनिए, अगर नॉनसेंस है, नॉनसेंस कहना है तो जाके प्रधानमंत्री को कहिए कि वो क्या है। अरे अब कहाँ, अब आप उत्पल जी देखिए, यही है, आप एक अच्छे प्रवक्ता, अपनी बात रखिए जल्दी से। आदरणीय तेजस्वी जी, अभी पिछले कुछ महीनों से देखेंगे कि जो वो मार्गदर्शन, जो वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो सरकार में क्या करने वाले हैं, जो वो घोषणा करते हैं यही सरकार उसका कॉपी पेस्ट करती है। अर्थात इनके पास अपना कोई विजन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि सारे जो हम लोगों ने घोषणा पत्र में जो देने वाले थे, जिसको हमने पहले कह दिया बिहार के लोगों के साथ में, उस पर ये काम भी करना शुरू कर दिए, अर्थात कि तेजस्वी जी के मार्गदर्शन पे चलना स्वीकार कर दिए। लेकिन इसके लिए भी सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं, इनके तरह नहीं हूं, लेकिन पूरी बात पे नहीं, अधूरी बात पे। और पूरी भरोसे के साथ मैं कहता हूं कि चुनाव के पहले तक ये करने वाले हैं, चुनाव के बाद तक करना होता तो 20 साल तक इनको एहसास नहीं हुआ था इन चीजों का। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि जो संविदा कर्मी है बिहार में, जो बड़े पैमाने पे है, उनका शोषण हो रहा है सरकार के द्वारा। उन पे लेबर एक्ट का जो है कोई कानून लागू नहीं होता है, और जब चाहे सरकार उनकी नौकरी ले सकती है। तो उनको भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी नौकरी अस्थायी होने जा रही है, और साथ में उनका एक सम्मानजनक पैकेज भी उनको मिलने जा रहा है, यानी कि अस्थायीकरण, राज्य कर्मी उनको बनाने जा रहे हैं। चौथी बात मैं बताता हूं कि जीविका दीदी को 30,000 प्रति माह और 2,000 प्रति माह भत्ता, क्योंकि सरकार की पूरी काम जो है ना वो जीविका दीदी के ही मत्थे है। चाहे चुनाव कराने का काम हो, चाहे कुपोषण से लड़ाई का काम हो, चाहे बाल शिक्षा का काम हो, चाहे माताओं और बहनों के जो वो हॉस्पिटल पहुंचाने का काम हो, तो सारी जिम्मा और जिम्मेदारी जीविका दीदी उठाए हैं। अब मलाई खाएंगे वो भूंजा पार्टी के लोग, ये नहीं चलेगा। ये जीविका दीदी भी सहने वाले नहीं है, ये जीविका दीदी इसका भी हिसाब लेने जा रहे हैं। आदरणीय तेजस्वी जी उनके साथ न्याय करने वाले हैं। ठीक है, साथ में मैं बताता हूँ, जो स्वयं समूह चलाने वाले जो समूह है, उनके जो अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष है, उनकी भी मानदेय तय करने वाले हम लोग हैं। माई वाहन योजना जो पहले ही कर चुके थे, जिसको कि हम लोग 2500 करने वाले थे, आपके मैनिफेस्टो में आई ये सारी बातें अभी उन्होंने बताई, अब उसको रिपीट क्यों कर रहे हैं? 1500 करने वाले थे। अरे सुनिए भाई, अब जनसभा संबोधित करने लगे उत्पल जी। ये सवेसों में अटक के रहा। उत्पल जी, आपने कहा कि हमको अनइंटरप्टेड बोलने दिया जाए, तो आप तो जनसभा संबोधित करने लगे। हमने ये थोड़ी कहा आप अपना मैनिफेस्टो पढ़ने लग जाए, छठे हिस्सा फिर बढ़िया बात है, पहुंचा देते हैं। तो ये तो इनकी विजन है। ठीक है, मैं नहीं, पीयूष जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई, पीयूष जी से रिस्पॉन्ड ले लेते हैं। ठीक है, रहने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों के पार्टी में क्या हो रहा है, गठबंधन में क्या हो रहा है, भाई ये देखिए, ये सभी करते हैं, विपक्षियों को पार्टी में, यही तो सियासत है सर, इसमें नाराज होने की क्या बात है? ये तो सियासत है सर, आप भी दूसरों की पार्टियों में क्या चल रहा है देखते हैं, वो भी देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, उत्पल जी सुन लीजिए, उत्पल जी उनके बाद जवाब सुन लीजिए। पीयूष जी बताइए।
थोड़ा संक्षेप में जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिए। निखिल जी, राष्ट्रीय जनता दल के युवराज तेजस्वी प्रसाद यादव, देखिए मैं पहले कहा कि ये कितने बौखलाए हैं, घबराए हैं। आज इन्होंने जीविका दीदी के बारे में यह कहने का काम किया। सुनिए ना, सुनिए तो, बिहार के नौजवानों से पकौड़ा छनवाइएगा। अरे सुन लीजिए ना, बौखलाहट को उजागर कर देता हूँ। आपकी बौखलाहट को उजागर कर देता हूँ बिहार की जनता के समक्ष। बिहार की जनता आगामी चुनाव के बाद आपके युवराज ने झूठे वादे करने का काम किया। उत्पल जी, आपका नंबर फिर आएगा, ये ध्यान रखिएगा, फिर वो आपको बोलने नहीं देंगे। यही बोलने, उत्पल जी आपका नंबर फिर आएगा। उत्पल जी आपका नंबर फिर आएगा बोलने के लिए। इस बार मैंने उनको शांत कर रहने को कहा था, तो कम से कम जब आप बोल रहे थे कोई बीच में नहीं बोला था, जबकि आप मैनिफेस्टो गिना रहे थे, उसके बावजूद कोई बीच में नहीं बोला। तो आप भी शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। निखिल जी, मैं एक मिनट में बातों को समाप्त कर दूंगा। निखिल जी, आज जो राष्ट्रीय जनता दल के युवराज हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से जीविका दीदियों के बारे में एक बड़ी बात कहने का काम किया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये झूठे और बिहार के छोटी बात है, बिहार का दौर लगवा दे हम लोग। सुनो तो यार, कौन इडियट नॉनसेंस प्रवक्ता लगवा दे 80,000 करोड़ 30,000 करोड़। अरे एक महत्वपूर्ण चैनल पर बैठ कर इस तरह से नॉनसेंस की। निखिल मैं आ रहा था। निखिल जी, जी बोलिए। मैं पूछना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव से, आपके माध्यम से, बिहार में जीविका दीदियों की संख्या है 1,40,00,000। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह वादा करने का काम किया है कि हर जीविका दीदियों को 30,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से उन्हें मानदेय देने का काम किया जाएगा। 1,40,00,000 जीविका दीदियों को 30,000 रुपए प्रति माह की दर से 390 अरब रुपए महीना में देय राशि होगी। 390 रुपए। आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया पीयूष शर्मा जी, आपका पॉइंट आ गया पीयूष जी, आपका पॉइंट आ गया। मैं समझ गया, आप ये कह रहे हैं कि भैया 1.5 करोड़ जीविका दीदियों को 30,000 रुपए महीने के हिसाब से कैसे देंगे, आप ये कह रहे हैं ना। ठीक है, कितना है जो अभी सरकार, जो हमारी एनडीए सरकार ने बिहार में 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करने का काम किया है, इससे 16 गुना अधिक यदि इनकी सरकार आती है तो 390 अरब रुपए महीने में और सालीना 46 खरब 80 अरब रुपए ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। मैं समझ गया कि वो फंड से बाहर है। अब मैं विनोद मिश्रा जी को यहाँ पर लाना चाहूंगा। विनोद मिश्रा जी, ये जो जीविका दीदियों की बात हुई है, इसके पहले आपने ध्यान दिया होगा बिहार के हर घर में एक नौकरी देने की बात कही थी तेजस्वी यादव ने, जो कि बहुत फीजिबल नहीं लगता। कैसे ये चुनावी वादे हैं, कैसे इसको देखेंगे? निखिल, पीयूष जी हो गया बस सर सुनिए सर आप दूसरे का भी सुन लीजिए। मैं तो निखिल आज जो अपने दोनों प्रवक्ताओं का सुन रहा था, तो मैं भी उसी बिहार से आता हूं। मेरे लिए इससे खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं है कि बिहार में आने वाले समय में लोगों को घर घर ले जाके नौकरी देने वाली है सरकारें। ये जो बिहार का ये सुनहरा दिन देखने के लिए तो मुझे लग रहा है कि शायद कई जेनरेशन बीत गई होगी। इसका इंपॉर्टेंट ये है कि आज चुनाव आयोग का इसको क्रेडिट देना चाहिए। भारत के चुनाव आयोग ने बिहार के चुनाव का एक डिस्कोर्स बदला है। ये डिस्कोर्स इसलिए बदला है कि आज जब ये आप देखिए कि गिने चुने दिन रह गए हैं 6 नवंबर का जी, और आज अगर तेजस्वी यादव को लगा कि कुछ चीजें छूट सी गई है तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जीविका दीदी पे। जिन जीविका दीदियों को 10,000 रुपये लगभग उनके अकाउंट में पहुंच चुका है, 2 लाख रुपया सरकार ने वादा किया है कि अगर वो अपना कारोबार बनाती है तो 2 लाख रुपया का अगली किस्त उनको मिलेगी। एक उनके छोटे मोटे व्यवसाय हैं जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते हुए अपने लिए वो जीविका बनाती है। तेजस्वी जी उसको सीधे सीधे सरकारी नौकरी दे रहे हैं। तो ये उनको लग रहा था कि एक कोने में नीतीश कुमार का जो ये चुनाव, ये जो रोजगार ये था योजना, वो इतना क्लिक किया है कि उनको लग रहा था कि ये मिसिंग है, तो उसको भरने आ गए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बिहार के चुनाव में ये सब चीजें पहले नहीं होती थी। जो आप इलेक्शन का पैटर्न होता था उसमें वोट करने वाले को तो पता नहीं होता था उस दौर में कि भाई हम वोट करने जा रहे हैं, किसको वोट करने जा रहे हैं।
क्रेडिट गोज टू इलेक्शन कमीशन जी। कि आज हर दल के लोग कम से कम एक भी किसी भी समुदाय हो, वर्ग हो, किसी को माने अनटच्ड नहीं होने देना चाहता ठीक है। है। हर को लगता है कि हमको अपने खाते में सारे लोगों को समावेश करना है। ठीक। भारत के लोकतंत्र की मुझे लगता है इससे कोई खूबसूरती नहीं होगी ठीक। कि हर पॉलिटिकल पार्टी की चिंता आज की तारीख में हर समुदाय के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, क्योंकि उनके वोट की ताकत जो एस्टैब्लिश हुई है, ये क्रेडिट आपको चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। आप वोट चोरी करते रहिए। बिहार के लोगों को पता है कि वोट देने का अधिकार ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी आज अपने मैनिफेस्टो ला रहे हैं, ये उससे तय होता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी की चिंता है कि लोग वोट करने आएंगे तो किस मुद्दे पे आएंगे, ये देखना उनका काम है। ठीक है, मैं मधुरेश के पास जाऊंगा। मधुरेश, मैं समय समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि बहुत संक्षेप में एक बात बताएं कि ये जो सारी रार मची हुई है दरअसल, और खासतौर पर मुद्दों को लेकर के, जिस तरह से जीविका दीदी या इसके पहले भी तेजस्वी यादव ने कहा कि इतने सारे लोगों को हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, किस तरह से इसको आम जनता ले रही है? देखिए, तेजस्वी यादव तो बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं और इसका मतलब जनता भी इन बातों को सुन रही है, लेकिन प्रैक्टिकली ये कितना संभव हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी। और वर्तमान स्थिति में चूंकि तेजस्वी यादव ने कई घोषणाएं की हैं, लगातार बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, अब देखना यह होगा कि जनता इस पर कितना भरोसा करती है, क्योंकि जो एनडीए के समर्थक हैं वो तो निश्चित रूप से जो इसमें लूप होल्स है उसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं। जो राजद के समर्थक हैं उनको अभी भी पूरा भरोसा है कि उनके नेता सही कह रहे हैं और ये भविष्य में एम्पलीफाई हो सकता है, ये लागू किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बिहार के बजट की बात करें, बिहार के बजट को देखते हुए लगता नहीं है कि ये लागू किया जाना इतना आसान होगा या इतना संभव होगा। हालांकि सरकार जब बनेगी वो किस तरह से मैनेज करेंगे ये भी एक देखने वाली बात, निश्चित तौर पर देखने की बात होगी। फिलहाल इस बात पर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं कि ये इसको कैसे लागू करेंगे। उत्पल जी, फिर किसी चर्चा में हम आपका जवाब लेंगे इसका। अगली बार आप जरूर इस बात का खाका तैयार करिएगा कि कैसे इसको देंगे। उत्पल जी बहुत शुक्रिया। पीयूष शर्मा जी, उत्पल जी, विनोद जी, मधुरेश जी, हमारे पास समय बस इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस चर्चा में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे वापस तो ये चर्चा